Hello friends, good morning to all of you. This is Dr. R.K. Agrawal. Friends, today we have to learn very important topic. And this topic is much more relevant and much more scoring and important and easy as well. But I don't think कि सभी लोग इसको easy समझते हैं. कुछ लोगों को ये थोड़ा सा complex भी लगता है, इसमें थोड़ी difficulty भी महसूस करते हैं. But I don't think कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन करने के बाद आपको ये डिफ़िकल्ट लगने वाला है. इवेंट की शुरुआत से ही आपको बहुत आसान समझ में आएगा ये. तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आएगा और आप पूरा देखेंगे. और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू से कॉन्फिडेंटली दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ वेरी इजी. ओके, तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या. ओके, कम ऑन फ्रेंड. एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है हम लोग ये समझेंगे. देखिए, ऑल दोज आइटम रिलेटिंग टू इनकम और एक्सपेंडिचर विच रिक्वायर टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट आर कॉल्ड एडजस्टमेंट्स. हमें उन सभी आइटम्स को एडजस्टमेंट कहना है जो आइटम्स हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंट्स में एडजस्ट करने हैं. कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट में या फिर दोनों जगहों पे हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करने होते हैं. तो वो आइटम्स ही हमारे एडजस्टमेंट्स आइटम है. और ये क्यों एडजस्टमेंट होती हैं हम लोग इसको भी अभी जानते हैं. ओके, तो एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है. द एडजस्टमेंट्स आर मेड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज. हर एक के लिए एंट्री होती है, होगी ही एंट्री. और अगर आप एंट्रीज पे ध्यान दे देते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ओके, और थोड़ी सी बात मैं अभी करूंगा, उसके संदर्भ में डिटेल में बात करूंगा. इस चैप्टर के लिए आपको कौन कौन सी चैप्टर्स की समझ होनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए, वो आपको जानना जरूरी है. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट टॉपिक जो है वो डिजायर्ड है कि आप बैंक रिकॉन्सिलेशन समझते हो, आप रेक्टिफिकेशन समझते हो, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझते हो, इवन जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की बेसिक कंसेप्ट आपको पता है. तो आपको फिर प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आने वाली दोस्तों. एंट्रीज आपको करनी ही होंगी. द एंट्रीज पास्ड फॉर एडजस्टिंग द अकाउंट्स आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर और एडजस्टिंग एंट्रीज. इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज द प्रॉफिट और लॉस सोन बाय द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मे बी मिसलीडिंग, ईदर ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड. कहने का मतलब क्या है कि यदि आपने वो कराई नहीं, एंट्रीज आपने नहीं करी है, ठीक है, एंट्रीज आपने नहीं करी है. देखिए, बात को समझने का है क्या कि जनरली अमूमन हम लोग करते क्या है कि ट्रायल बैलेंस हम लोग बना लेते हैं. ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया है. तो यदि हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं की है और प्रॉफिट और लॉस हमने बना लिया है, निकाल लिया है, तो क्या होगा, मिसलीडिंग होगा. या तो प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेटेड होगा या अंडर स्टेटेड होगा. यही बात है. तो इस पे हम लोग बात अभी नहीं करेंगे. अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फीचर्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज पे बात करेंगे. लेकिन इस पे भी जाने से पहले मैंने आपसे बात करनी है. वो कौन सी बातें करनी है इसको भी थोड़ा समझिएगा. देखिए, एक्चुअली मैंने कहना क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे. सपोज ये ट्रायल बैलेंस आपकी बन गई है. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपके पास, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर है. ओके, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कुछ भी हो वो बाहर है. ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो ट्रायल बैलेंस के बाद का स्टेप होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन. एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक पे मैंने ये डिस्कस करा है. क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है. इसका मतलब क्या है कि एंट्री नहीं हुई है. एंट्री नहीं हुई है.
किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। और कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट या क्रेडिट में है तो इसका मतलब क्या है कि जर्नल लेजर ट्रायल हो चुका है। जर्नल भी हो चुका है, लेजर भी हो चुका है, तो जाकर जर्नल और लेजर जब दोनों हो चुका है, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, बैलेंसिंग हो चुकी है, तीनों काम हो चुका है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ही नहीं हुई है, तो अभी हमें एडजस्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक को, और इसके लिए जो एंट्री करेंगे वो एडजस्टिंग एंट्री होगी। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री करनी चाहिए हमें। कौन सी एंट्री होगी, एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, यही जानना है एडजस्टमेंट में हम लोगों को बेसिकली। अब सवाल ये है कि हमें एडजस्टमेंट पे जो बातें हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि हमने कवर अप करना है, और क्यों हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी हैं, इस पे भी मैंने अभी बात करनी है आपसे। तो फॉर द टाइम बीइंग इसको हम लोग अभी सेट असाइड कर लें, इस पॉइंट को। इसको मैंने बिल्कुल ही सेट असाइड कर दिया है। उसको छोड़ देते हैं साइड में। अभी देखिए, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें बात हो रही है एडजस्टमेंट की, तो इन पॉइंट्स को पहले समझिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पॉइंट है आपका, इसमें आपने क्या क्या बनाना है, मुख्य रूप से आई मीन टू से मेनली आपको करना क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा काम आपका जो है वो है बैलेंस शीट। ये आपको करना है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और बैलेंस शीट को कहा जाता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट, ओके। अब प्रश्न ये है कि एडजस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, क्यों एडजस्टमेंट? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इनकम स्टेटमेंट हमारा ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, और ये हमारा ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। कब? तब जब सारे अकाउंट्स पूरी तरह से सही तैयार किए गए हों, कोई आइटम एडजस्ट करना छूट नहीं गया, ओके। ना तो कोई ओमिशन हुई है, ना ही कोई एरर हुआ है, और ना ही कोई ऐसी बात हुई है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय ही किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट आपने बना लिया है, प्रॉफिट आपको निकल गया है, लेकिन प्रॉफिट निकलने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है अमाउंट, मैनेजर को कमीशन देना है, ओके। डेप्रिसिएशन आपका ईयर एंड पे ही चार्ज होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो पाया था, आपको उसे करना ही करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट। तो यदि आपने उन सभी एडजस्टमेंट को नहीं किया है तो आपका ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों नहीं आ पाएगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, हमें एडजस्टमेंट जरूरी है करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके। कुछ एरर्स भी हो जाती हैं, तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करने की भी ज़रूरत होती है, और वो भी रेक्टिफाइंग एंट्री जो हम लोग एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, तो वो भी एडजस्टिंग एंट्री ही कहला जाती है, हालांकि वो रेक्टिफाइंग एंट्री होती है, ओके। तो हम लोग यही सीखेंगे, यही जानेंगे अभी। इसके अलावा हम लोगों को और अभी फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे अब ये जाने कि एवरी एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स टू अकाउंट्स यूजुअली,
सबसे पहला इस बात को समझना है आपने कि कौन कौन से दो अकाउंट को वो अफेक्ट करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको कंबाइंड रूप से हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा बैलेंस शीट, सेकंड पॉइंट है हमारा वो है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। Thus, it should be treated twice so as to complete debit and credit aspect of each transaction। जरूरी नहीं है, once again I am saying, ये बच्चे ये ना समझ लें कि एडजस्टमेंट होगा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में जरूरी है होना, नहीं, कोई जरूरी नहीं है होना। इस पे भी मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, देखिए इस पे भी बात आप समझ लीजिए पहले। Purchases of furniture rupees 50,000 was wrongly debited to purchases account। ओके, तो इसमें क्या है ना कि रेवेन्यू कैपिटल दोनों आइटम शामिल है। ये एरर ऐसा है कि जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों शामिल है। ओके, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि रेंट पेड ₹5,000 was debited to wages account, point should be noted। तो बैलेंस शीट पे इसका असर नहीं जाने वाला। आप अगर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करें और इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करें, दोनों की रेक्टिफाइंग एंट्रीज में फर्क आ जाएगा। आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे तो क्या करोगे, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹50,000 was wrongly debited to purchase account, तो आप फर्नीचर को डेबिट करोगे, फर्नीचर डेबिट, और क्रेडिट करोगे परचेजेस को। तो इसका संबंध तो ट्रेडिंग अकाउंट से होगा और बैलेंस शीट से होगा। इस एरर का संबंध किससे हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है और बैलेंस शीट से भी हो रहा है। ओके, क्योंकि एसेट्स है और एक्सपेंस, परचेज हमारा रेवेन्यू आइटम है और फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका संबंध तो होगा। लेकिन रेंट हमारा रेवेन्यू है, ओके, और वॉज डेबिटेड टू वेजेस, ये भी हमारा रेवेन्यू आइटम है, दोनों रेवेन्यू आइटम है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप एंट्री क्या करोगे, रेंट पेड ₹50,000, तो रेंट में डेबिट होना चाहिए, रेंट में डेबिट होगा, लेकिन वो डेबिट कहां कर दिया गया, तो रॉन्गली वेजेज अकाउंट में। तो अब हम वेजेज को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वेजेज में इंक्रीज कर रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेज, इसका संबंध बैलेंस शीट पर नहीं पड़ा। तो आप कंफ्यूज ना करें कि हर एडजस्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में अवश्य होता है, ये कंफ्यूजन दिमाग से आपको निकाल देना है। हमें सिंपल रेक्टिफाइंग एंट्री पे जाना है, फोकस करना है। अब कभी कभी आपको यह भी एडजस्टमेंट मिलेगा कि सम डेटर्स आर क्रेडिटर्स ऑल्सो, हमने किसी से उधार गुड्स खरीदा है और हमने उसी को कुछ उधार सेवाएं दी हैं, ही बिकम्स माई डेटर, और हमने उससे गुड्स चूंकि खरीदा था उधार, तो वो हमारा क्रेडिटर भी था। अब 5,000 रुपए का गुड्स उधार खरीदा है, ओके, हमने इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड करी है। हमारी सर्विस जो होती है वो हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और हमने उससे गुड्स खरीदा था, एक लैपटॉप खरीदा था। सपोज करो कि 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा था और उन्होंने हमारी सर्विस ली है, ठीक है जी, वो लैपटॉप बेचते हैं लेकिन उनको इंटरनेट की सर्विस चाहिए और वो मेरे से ले रहे हैं, और बदले में हमने 5,000 रुपए उनको चार्ज किया है इंटरनेट सर्विस के कंसिडरेशन में, हमें 5,000 रुपीज चाहिए और हमने उनसे 25,000 रुपीज का लैपटॉप उधार खरीदा हुआ है। तो जो लैपटॉप हमने उधार खरीदा वो क्रेडिटर में जोड़ दिया, सपोज कर लो आप, और जो हमने सर्विस उनको उधार दी उसको हमने डेटर में जोड़ दिया है। तो डेटर में से 5,000 हटाना है और क्रेडिटर में से भी 5,000 हटाना है हमने। एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। तो इस एडजस्टमेंट में भी बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों। सम डेटर्स आर क्रेडिटर ऑल्सो, आपको आगे मिलने वाला है, एडवांस लेवल जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें ये बातें आपको मिलेंगी। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है
ये आपका सीरीज जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट की सीरीज आपके सामने जाने वाली है। और आपको हफ्ते भर ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। 11th क्लास के बच्चे सोचते क्या हैं कि चलो ठीक है यार, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई, निकल लिए। 12th में उनको इससे कोई खास मतलब नहीं रहा, हालांकि मतलब पड़ता है, लेकिन वहां पे भी वो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हियर देयर लेफ्ट राइट करके वो मैनेज कर लेते हैं और वो अकाउंटिंग रेशियोज कैश फ्लो बना लेते हैं। क्लास 12th की बात। फिर जैसे ही वो फाउंडेशन में पहुंचते हैं, वहां पे फिर से उनको वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टर्ब करना शुरू करता है, पिंच करना शुरू करता है। वहां पे वो किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, एमसीक्यू तो है यार, चल काम हो जाएगा, कर लेते। लेकिन जैसे ही वो वहां से भी निकल लेते हैं और फाउंडेशन पास करने के बाद जब इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं, तो वहां भी वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको पर्टर्ब करता है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ग्रॉस प्रॉफिट तक वो नहीं ला पाते। व्हाट्स द रीजन? कि वो माइन्यूट तरीके से छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चैप्टर को माइन्यूटली देखें, जल्दीबाजी में ना रहें, हड़बड़ाहट ना दिखाएं, पेशेंस रखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, क्योंकि इससे ही आपका जो आगे का जो चैप्टर है, आप ब्रांच पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल पढ़ेंगे, आप कंपनी अकाउंट्स में जाएंगे, आप कैश फ्लो बनाएंगे, आप फंड फ्लो पढ़ेंगे, आप एमाल्गमेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाएंगे, एनपीओ पढ़ेंगे। बगैर इस चैप्टर के कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। और यही वो रीजन है, इसकी समझ अगर अच्छी नहीं है, अच्छे से आपने नहीं करा है, तो आपको प्रॉब्लम बट नेचुरल है कि आएगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप इस चैप्टर पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। एक एक वर्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं बताने की कोशिश करूंगा, राइट फ्रॉम दिस बॉटम, जीरो से। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यहां पे ये बात जो मैंने बताई आपको कि एवरी एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूजुअली वर्ड यूज किया है मैंने यहां पे, आप देख सकते हैं। यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड बैलेंस शीट, thus it should be treated twice so as to complete debit and credit aspect of each transaction। जरूरी। अब कभी कभी ऐसा भी एरर हो सकते हैं कि रेंट दिया और रेंट अकाउंट में पोस्टिंग छूट गई, कैश में पोस्टिंग हो गई है। इन दैट सर्कमस्टांसेस करना क्या है आपने? सस्पेंस होगा वैसे में, क्योंकि अगर डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्लियर है। डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं। डेबिट है, क्रेडिट नहीं, रिजल्ट क्या होगा? सस्पेंस। क्रेडिट है, डेबिट नहीं, रिजल्ट क्या होगा? सस्पेंस। डेबिट क्रेडिट दोनों है, बट डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, रिजल्ट क्या होगा? सस्पेंस। क्रेडिट डेबिट दोनों है, लेकिन इस बार उल्टा है तो भी सस्पेंस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो रेंट दिया है, रेंट पेड हुआ है, ओके, कैश बुक में लिखा गया था, लेकिन रेंट के डेबिट में पोस्टिंग भूल गई, अकाउंटेंट महोदय नहीं करी। रीजन? आपको अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय रेंट में वो अमाउंट जोड़ना है और सस्पेंस उतने अमाउंट से माइनस करना है। रेंट दिया गया, कैश बुक में पोस्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब कैश में भी माइनस करेंगे बैलेंस शीट बनाते समय, कैश में भी माइनस करेंगे बैलेंस शीट बनाते समय, और प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट में जोड़ेंगे भी। डायरेक्ट आपको काम करना होता है बिना एंट्री किए, लेकिन एंट्री बिना मन में रखे आप कर नहीं सकते इसका। दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग हियर। ओके, तो एडजस्टिंग एंट्री डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कैश अकाउंट, ये जरूरी नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कैश अकाउंट, ये जरूरी नहीं है। रेक्टिफिकेशन होगा तो हो सकता है कैश अकाउंट में भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, इसीलिए मैंने वो अभी एग्जाम्पल दिया। दे आर जनरली रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही तैयार की जाती है। अब देखिए, इसमें मैं आपको अभी क्या बताने जा रहा हूं, ग्लिम्स ये देने जा रहा हूं कि आपको आने वाले सेशंस में जो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने जा रही हैं वो क्या मिलने जा रही हैं, और पीडीएफ आपके सामने ऑलरेडी आपको डिलीवर किया जा चुका है। तो
तो आप इन पीडीएफ्स को ध्यान से पढ़ के रखेंगे और इसमें मैं वर्ड बाय वर्ड आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। ओके, और फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपकी होंगी। तो ये वीक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर डिवोट करते हो, और भी मैं आपके सामने वीडियोस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो भी मैं आपके सामने अटैचमेंट एडिशनल देने जा रहा हूं। तो आपको सब देखना है, लगातार सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वर्क करना है। और मैंने कंपाइल की है बहुत सारी क्वेश्चंस, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस सीए में और सीए इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने डिजाइन की हुई हैं, बना हुआ है, इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, और उस पर डिस्कशन है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एक ग्लिम्स देने जा रहा हूं कि व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशंस। ओके, अगले सेशंस में, अगले रिकॉर्डेड वीडियोस में आपके सामने क्या आने जा रहा है। तो देखिए, नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, आपको पीडीएफ फिर ढूंढने में आसानी होगा, पढ़ने में आसानी होगा, और आप फिर क्वेश्चंस मेरे से रेज कर पाएंगे। फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 12th में आ जाइए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इस पे लंबा डिस्कशन जाने वाला है, एक पर्टिकुलर 20-25 मिनट का सेशन इस पे आपको जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये सब मिलाकर मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन 5 मिनट की चीज है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स स्टॉक, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, पर्सनल यूज, डोनेशन, चैरिटी दिया जाता है, सैंपल, इस पे डिस्कस करना है। गुड्स इन ट्रांजिट पे डिस्कस करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूडेड इन वेजेस वगैरह वगैरह, ये कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन नहीं होता तब गलती होती है, इस पे मैंने डिस्कस करना है। सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, इसके बारे में डिटेल में बताना होगा आपको। इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की बात है जिसपे मैंने डिटेल में डिस्कशन करना है। अब डिटेल डिस्कशन क्लोजिंग स्टॉक की होगी, आप देख पा रहे होंगे। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल की डिटेल डिस्कशन होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की डिटेल डिस्कशन होगी। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस की डिस्कशन है। तो आपको तकरीबन 150 पीडीएफ सेंड किए गए होंगे। उन 150 पीडीएफ पे मैंने डिस्कशन करना है 1 by 1, और आपको ये सारे वीडियोस क्लोजली वॉच करना है। ओके, और उसके बाद मैं फीडबैक भी आपसे लूंगा। तो आप अगर इसे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लियर होगी बातें। एडजस्टमेंट एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर के, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में हो तब क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट होती है, एंट्रीज क्या होती हैं, जब प्रोविजन रखा जाता है तब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये मेथड है, एक मेथड ये है कि सीधा एसेट्स में चार्ज कर दिया जाए, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स कर दिया जाए। एक दूसरा मेथड है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया जाए। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इस पे बात करनी होती है। हमने करनी है कि इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या है। नो वेरियस स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं, अब इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको करूंगा। लेकिन पहले मैं सम एडजस्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में आपसे बात कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें 2200 एडजस्टमेंट के बारे में बात करना है। उसमें से प्रोविजन को मैं हटा के बात करूंगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में बच्चे मेरे से अक्सर सवाल करते हैं कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसकी सेपरेट क्लास हो जाएगी, सेपरेट वीडियो बन जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को लेकर। ओके, स्टेप्स पे भी बात होगी। मैं अभी आपको ग्लिम्स दे रहा था कि किन किन बातों पे बातें करनी है और इसमें क्या क्या करना है। 7 पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट हो गए, 11 पॉइंट हो गए, 12, 13, 14, 15, डिटेल डिस्कशन ऑन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस पे बाद में बात करनी है मैंने। तो अभी जो फिलहाल जो है आपको देखना क्या है, आज इन पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिए पहले यहां तक, ठीक है। यहां से शुरू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप पहले क्लियर कर लीजिए ताकि आप कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकें।
Steps for preparation of final accounts with adjustment. Following steps may be followed for the preparation of final accounts with adjustments. पहला ट्रायल बैलेंस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस पहला स्टेप है, हम लोग जानते हैं. ओके, ट्रायल बैलेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नेमली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं है, it is better to prepare a trial balance first of all. If there is a difference in the trial balance, the difference is placed to a suspense account and shown in the balance sheet on the appropriate side. किस साइड दिखाएंगे आप? अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट शॉर्ट है तो सस्पेंस डेबिट में रहेगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे. अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट शॉर्ट है, मतलब डेबिट ज्यादा क्रेडिट शॉर्ट, तो उस क्रेडिट बैलेंस को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे. ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में कभी कभी ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ होता और आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को कहा जाता है और आपकी ट्रायल बैलेंस बनाने पर ट्रायल बैलेंस अग्री भी नहीं कर रही है. तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये पॉइंट था. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल आइटम्स विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ओनली वंस. ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिखाए गए हैं वो एक ही बार दिखाए जाएंगे. अब जैसे वेजेस लिखा है तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरी लिखा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फर्नीचर लिखा है बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा है सिर्फ बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे, क्रेडिटर लिखा है सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे. मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आ रहा होगा. दैट इज ईदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन बैलेंस शीट. आइटम्स अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नोन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट मस्ट बी शोन एट टू प्लेस. टू प्लेस कहने का मतलब दो अकाउंट में इफेक्ट जरूर पड़ेगा. मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा रेंट आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एंट्री नहीं हुई है, रेंट बकाया है, तो एक तरफ तो हम रेंट में डेबिट करेंगे यानी रेंट में ऐड करेंगे और दूसरी तरफ रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी होगा, दो अकाउंट बनेंगे. ओके, अब है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होगी. अब आपको वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो वेजेस मेरा बढ़ रहा है, वेजेस को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, दो अकाउंट में असर जरूर पड़ेगा. टू प्लेस कहने का मतलब टू अकाउंट्स. The items which appear on the debit side of the trial balance should be shown on the either debit side of trading account or profit and loss account or on the asset side of the balance sheet. बड़ा ही सिंपल सा कॉमन सेंस का बात है कि यदि आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कोई आइटम है तो वो कहां हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट में होगा एसेट्स में. आप सवाल कर सकते हैं कि सर ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है. आपने क्या कहा अभी? सर आपने कहा कि या तो ट्रेडिंग के डेबिट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा. लेकिन सर ये तो ड्राइंग्स है, अब बताइए क्या करेंगे? भाई साहब ड्राइंग्स है, बिल्कुल सही बात है, आप बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं लिख सकते, आप उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे. इनकम टैक्स है सोल ट्रेडर का, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा हुआ, ये भी ड्राइंग्स कंसीडर किया जाता है. सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया हुआ है तो ये भी ड्राइंग्स ही ट्रीट किया जाता है. और तीनों अगर दिए हुए हों, ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, इनकम टैक्स भी दिया हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोप्राइटर का, तो ये तीनों ड्राइंग्स हैं, तीनों को हम जोड़ेंगे और तीनों को बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं लिख सकते, तीनों में से किसी को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख सकते डेबिट में, तीनों में से किसी को भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख सकते. तीनों कैपिटल को रिड्यूस करने वाले फैक्टर हैं, इसलिए कैपिटल से रिड्यूस करेंगे माय डियर फ्रेंड. ओके, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में होगा. ऑल आइटम्स व्हिच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ईदर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सेम बात है यहां भी. तो आप 6 पॉइंट भी समझ गए होंगे. सेट आउट अ प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बनाइए प्रोफॉर्मा, ट्रेडिंग का कॉलम बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बनाइए और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए. नाउ गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के पास जाइए आप. आइडेंटिफाई द आइटम्स व्हिच आर टू बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, व्हिच आर टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हिच आर टू बी एंटर्ड इन द बैलेंस शीट. उसको आप आइडेंटिफाई करिए. दीज मे बी मार्क्ड एज टी. आपने देखा होगा कई लाइव वीडियोस मैंने आपके सामने, लाइव क्लासेस मैंने ली हैं आपके सामने ऑनलाइन, तो जिसमें मैंने मार्क किया है टी, पी, ए,
ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी। तो आप उसको मार्क कर लीजिए, पेंसिल यूज करिए और मार्क कर लीजिए। दीज में बी मार्क्ड एज टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बी फॉर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए मैं बी नहीं कहता, एसेट्स लायबिलिटी दोनों चीजें होती हैं। तो कोई भी एसेट्स है तो ए मार्क कीजिए, लायबिलिटी है तो एल मार्क कीजिए। मार्क दोज आइटम्स विद एन स्ट्रिक बना दीजिए, डॉट कर दीजिए, विच आर टू बी अफेक्टेड बाय द एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब रेंट आपको मिला तो रेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है कुछ, तो उसमें एक स्टार बना दीजिए, जिसको ये स्ट्रिक कहा मैंने, स्टार बना लीजिए कि रेंट में एडजस्टमेंट है, नीचे देखना है। वेजेज है उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो स्ट्रिक बना लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी है और उस पर डेप्रिसिएशन है तो एक स्ट्रिक बना लीजिए। तो इससे आपको बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय बहुत ही सहूलियत होगा मेरे दोस्त। 9th point, now put all the revenue and expenses with the mark T or P without any strict into their appropriate position in the trading and profit and loss account. Make necessary year-end adjustment in items marked with strict. Balance the trading account, find out gross profit or gross loss, यानी gross result निकालिए, transfer it to profit and loss account और profit and loss का फिर balance निकालिए। Okay? और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आए उसको कैपिटल में एडजस्ट कर दीजिए। पुट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद द मार्क बी इन ट्रायल बैलेंस। बी नहीं करना है, मैंने कहना है उसके लिए ए और एल। ए इट मींस एसेट्स, एल इट मींस लायबिलिटी। बैलेंस शीट दो साइड्स में होते हैं, दो पार्ट में बटा होता है, एक राइट हैंड साइड एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट के लिए बी यूज करने के स्थान पर आप ए या एल यूज कर सकते हो। इनटू देयर appropriate positions of balance sheet. Remember, the balances of personal and real accounts are shown in the balance sheet. Personal and real मतलब personal account debtor creditor, real account all assets. Number 14, additional information or adjustments are to be written twice because the double entry in respect of all these adjustments is to be completed in the final accounts. Hence, see that all such adjustments which have not been recorded twice up to the preparation of profit and loss account must be shown in the balance sheet at their appropriate places. उसको आपको ले लेना है। Now add up all the amounts of shown now add up all the amounts of shown on the asset side and that of the liability side. The total of both sides of the balance sheet will always be equal. If both sides do not tally, check out the items not recorded in any account. Similarly, see that all additional information or adjustment items have been recorded twice. तो कभी कभी होता क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक छूट जाता है, कभी कभी होता है क्या है कि प्रीपेड एक्सपेंस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट तो कर लिया, लेकिन बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिख पाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो बातें थी लायबिलिटी में नहीं ले पाए, तो ये चेक कर लेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल आपका आसानी से मिल जाएगा। अब रही बात, रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, expenses paid in the current year pertaining to an earlier period or future period must be deducted from the relevant item, just like the expenses income earned in an earlier year, पिछले साल, received in the current year must be deducted. अब करंट ईयर में हैं आप और पिछले साल की कोई बकाया आमदनी आपको मिली है तो आपको उसको घटाना पड़ेगा। अब इस करंट ईयर में आपने रेंट पे किया है, लेकिन पिछले साल का भी कुछ रेंट आपने इस साल पे किया है, तो वो तो पिछले साल का था, आपको उसको भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड, इसलिए एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताना था। ओके, अब एक्चुअली ये अभी शुरुआत ही हो रही है, अभी मैं बहुत सारी बातें आपसे करने जा रहा हूं, अगले सेशंस में बहुत डिटेल में मैंने बात करनी है। ओके, तो अभी देखिए, जस्ट लाइक एक्सपेंसेस इनकम अर्नड इन एन अर्लियर ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर मस्ट बी डिडक्टेड, ऑल earned incomes whether received or not must also be provided. अब जैसे इनकम इस साल की है और आपने अर्न इस साल किया है, बट कैश में नहीं मिला अभी तक, आपको जोड़ना होगा, क्योंकि एक्चुअल बेसिस फॉलो करना है। सिमिलरली द होल ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर प्रोवाइडेड इन द बुक्स। अब रेंट आपका ड्यू रह गया है, आपने पेमेंट नहीं करा है, शामिल तो करना पड़ेगा। ऑल दोज लॉसेस सस्टेन्ड वेदर एस्टिमेटेड और एसरटेन्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसीलिए हम लोग प्रोविजंस भी करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी फॉलो करना होता है, और एडजस्टमेंट्स की जरूरत इसलिए भी पड़ जाती है कि हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय
बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना होता है जीएपी, और उसके तहत है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। तो इसलिए हम लोगों को कुछ प्रोविजंस भी करनी होती हैं और वो प्रोविजंस एडजस्टमेंट में ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।